जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.1 कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो में बनता है हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12.2। पिछले वीडियो में बनता है हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे, पर इस वीडियो में बनता है अपने को क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है अपने को, बनता है अपने को इक्वेशन बनाना पड़ता है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम में कंडीशन दी गई होगी, जो भी सिचुएशन होगी, उसी को लेके हमको क्या करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी हमें x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, जो भी वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे उस वेरिएबल का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख बनता है प्रैक्टिस सेट 12.2 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा तेरे को बेसिक समझाता हूँ कि इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए तो उसको अपने को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे आपको पता है कि अभी मैं क्या करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 12.2 जो है, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसी के क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके तेरे को देता हूँ। और तेरा भी फर्ज बनता है कि जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसका तेरे को आंसर मेरे को क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो देख बनता है यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बनता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनता है एक तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है। सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है बनता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको पहले क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, उसको पहले पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बनता है जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा तेरे को प्रैक्टिस सेट में या फिर सॉल्व एग्जाम्पल में, उसको क्या करना है, सबसे पहले तेरे को उसको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो होता है बनता है, उसमें तेरे को समझना है क्या दिया हुआ है और उसके बेसिस के ऊपर तेरे को क्या करना है, प्लान बनाना पड़ता है। बनता है क्या करना पड़ता है तेरे को, बनता है प्लान बनाना पड़ता है। प्लान बनाने के बाद बनता है तेरे को उसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। बनता है क्या करना पड़ता है, तेरे को सॉल्व करना पड़ता है। जो भी तेरी सिचुएशन दी गई है उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन को तेरे को समझ में, और उस सिचुएशन को समझने के बाद तेरे को बनाना है उसके लिए प्लान, और प्लान बनाने के बाद तेरे को सॉल्व करना है। और लास्ट में जो स्टेप बचती है वो होती है चेक। सॉल्व करने के बाद तेरे को बनता है चेक तो करना पड़ेगा ना कि तेरा जो आंसर है वो अपनी कंडीशन को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो कंडीशन को बराबर मैच कर रहा है तो तेरा आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तेरा सॉल्यूशन क्लियरली आ जाएगा। बट अगर तेरा जो आंसर है x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब तूने क्या कर दिया, कहीं तो भी मिस्टेक कर दी, इसलिए तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये 4 स्टेप हमेशा याद रखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को क्या करो, पढ़ो। उसके बाद क्या करो, उसके ऊपर प्लान बनाओ। उसके बाद क्या करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करना मतलब यानी इसको मराठी में बोलते हैं, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, या फिर सोडवाच्या प्रॉब्लमला हिंदी में मेरे को पता नहीं। उसके बाद क्या करना है, तेरे को चेक भी करना है कि वो जो तेरा सॉल्यूशन आया है वो तेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, अभी देख ये चार क्या है, ये स्ट्रैटेजी है, ये 4 स्ट्रैटेजी है। 4 स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब ये क्या है, ये 4 स्टेप है, ये तेरी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके क्या करना है, तेरे को बनता है तेरे को वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी क्या करते हैं अपन 12.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें तेरे को समझेगा कि ये मैं कैसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो देख अभी बनता है प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन है अपना, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर दैन सन। ठीक है, मान के चलते एक मदर है, ये अपने सन से, ये इसका सन है। ठीक है, मदर अपने सन से कितनी बड़ी है, 25 साल से बड़ी। इसका मतलब मान के चलते अगर सन का एज अपना x ईयर्स है, ठीक है, तो मदर का एज कितना होगा, उससे 25 साल से बड़ी है, मतलब बेटे का जो भी प्रेजेंट एज होगा, मान के चलते, ठीक है, एक्स को छोड़ दो, मान के चलते कि बेटे का सन छोटा है वो, तो उसका एज समझो 10 साल है। अभी वो कितने साल का है बेटा, अभी वो 10 साल का है। ठीक है, बनता है। और उन्होंने क्या बोला है कि उसकी मम्मी की एज कितनी है, वो मम्मी की एज उससे 25 साल से बड़ी है। इसका मतलब अगर मैं मम्मी की एज निकालूँ तो क्या आ जाएगा, इसकी एज, बच्चे की एज 10 साल प्लस इसमें अगर मैं, वो 25 साल से बड़ी है ना बनता है, तो क्या हो जाएगा, 25 में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 35 ईयर्स उसकी मम्मी की एज है। ठीक है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब बनता है, इसमें 8 साल बाद कितना हो जाएगा, प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा, तो इसमें भी तो प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा ना। बच्चा थोड़ी ना उतने साल का रहेगा 8 साल बाद। अगर मम्मी की एज 8 साल बाद
8 साल से प्लस हो जाएगी, तो बच्चे की एज भी तो 8 साल से प्लस हो जाएगी ना। तो उन्होंने बोला है कि 8 साल बाद बच्चे का रेशियो कितना हो जाएगा, कितना दिया है, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। मतलब सन का एज और उसके मदर का एज, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/9। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सन की एज फाइंड आउट करना है। मतलब उसके बेटे की 8 साल बाद एज कितनी होगी या फिर प्रेजेंट एज उसकी कितनी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख बेटे अपने को क्या दिया है, अपने को मदर की एज दी है क्या, उन्होंने कंडीशन बनाई है, एज किसी की नहीं दी है, हमें एज कंसिडर करनी है। अब हमको क्या पता है, हमको क्या पता है कि मम्मी की एज जो है, मदर की एज जो है, वो बच्चे की एज से कितने साल बड़ी है, वो 25 ईयर्स से बड़ी। इसका मतलब 25 उसमें ऐड करना पड़ेगा, जितना भी बच्चे का एज होगा। तो अपने को क्या करना है, बच्चे की एज को कंसिडर करना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन किसके साथ किया है बनता है, उन्होंने कंपैरिजन किया है, मम्मी की एज को कंपेयर किया है बच्चे के एज के साथ, उसके सन के एज के साथ। तो हमें सन का एज पता है क्या, बनता है नहीं बनता है। ठीक है, तो अपने को सन का एज पता ही नहीं ना बनता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सन का एज मान के चलते अपन x ईयर्स है, तो हम मान के चलते इधर लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स। बच्चे का एज कितना है, x ईयर्स है। तो अगर हमें पता है कि उसकी मम्मी का एज कितना है, मतलब उससे वो 25 ईयर से बड़ी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एज ऑफ मदर इज इक्वल टू, बच्चे का एज कितना है x प्लस उसकी मम्मी कितने साल से बड़ी है, 25 साल से, तो ये 25 साल लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 25 ईयर्स, मम्मी की एज कितनी है उसकी, x प्लस 25 ईयर्स। अब देख बनता है, अब उसने क्या बोला है, रेशियो कब 8 साल बाद का रेशियो दिया है। ठीक है, एज ऑफ सन एंड मदर आफ्टर 8 ईयर्स। तो 8 साल बाद बेटे की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 8, एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, x प्लस 8, x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा ना बनता है, क्योंकि 8 साल बाद उसकी एज में 8 साल ऐड हो जाएंगे ना बनता है। जैसी तेरी एज अगर आज 20 साल होंगी, मान के चलते अभी तो 14 ईयर्स का है, तो समझ ले, अगर ठीक है 14 मान के, अगर तेरी एज अभी 14 ईयर्स है तो 8 साल बाद तेरी एज कितनी हो जाएंगी, तो बोलेगा कि सर 14 में 8 ऐड करो तो 22 साल मेरी एज हो जाएंगी। तो वैसे ही 8 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। ठीक है ना बनता है। अब उसकी मम्मी की एज क्या होंगी 8 साल बाद, देख पहली एज कितनी है, x प्लस 25, 8 साल बाद कितनी हो जाएंगी, 8 ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं एज ऑफ मदर इज इक्वल टू x प्लस 25 प्लस 8। ये पहले एज थी, अभी 8 ऐड हो गई, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस 25 प्लस 8 होता है 33। ठीक है, तो 8 साल बाद उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 33 ईयर्स। अब उसने क्या बोला है, इन दोनों की एज का क्या दिया है, इसने रेशियो दिया है। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बनता है इसमें कंडीशन क्या दिए है कि सन का एज और मदर का एज का रेशियो जो है वो कितने के बराबर है, 4/9 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि एज ऑफ सन अपॉन एज ऑफ मदर इज इक्वल टू कितना है, 4/9। अब कौन से एज के बाद बोला है उसने, 8 साल बाद वाले एज के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज ऑफ सन x प्लस 8, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 33 इज इक्वल टू कितना आएगा ना बनता है, 4/9 आएगा ना बनता है। ये दिया हुआ है अपने को गिवन कंडीशन। अब बनता है इसको इधर भेज दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 इंटू करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये 4 इधर ही रहेगा, 9 इधर भेज दिया ना बनता है अपन ने, इधर का इधर भेज दिया तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 33। अब देख 9 इंटू एक्स हो जाता है बनता है 9x
प्लस 9 8 जा हो जाता है 72 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स हो जाता है 4x प्लस 33 4 जा करेंगे तो बनता है ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 132। ठीक है ना बनता है। अब 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, माइनस हो जाएगा 9x माइनस 4x, एक्स वाले टर्म एक जगह, और उसके बाद 132 72 को उधर लेके जाओ, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 9x माइनस 4x आ जाएगा, बनता है 5x इज इक्वल टू, और ये इधर आ जाएगा 132 माइनस 72 अगर करेंगे बनता है तो ये आ जाएगा अपना 60। ठीक है 60 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू बनता है आ जाएगा अपना 60/5, सो x इज इक्वल टू होगा 12 ईयर। ठीक है ना बनता है। ये देयरफॉर का साइन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो देखो बनता है x का वैल्यू कितना आया है 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स किसका एज था बनता है अपना सन का एज था, मतलब सन का एज कितना है अभी 12 ईयर्स है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं द एज ऑफ सन इज 12 ईयर्स। अगर हम बोलते हैं कि 8 साल बाद उसका एज कितना होगा तो कितना होगा बनता है, इसमें हम 8 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो उस बच्चे का एज हो जाएगा बनता है 20 ईयर्स। ये बनता है समझा तेरे को क्वेश्चन का आंसर? नहीं समझा होगा तो मेरे को कमेंट कर, कमेंट में बता कौन सा पार्ट नहीं समझा है तो वो मैं तुमको समझा दूंगा। अब देख बनता है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अपन ने कहाँ पे सॉल्व किया है, प्रैक्टिस से 12.1 में अपन ने सॉल्व किया है। अभी देख बनता है सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। किसके बारे में बात की है यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। ठीक है बनता है मैं बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और तेरे को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब समझना तेरी जिम्मेदारी, ठीक है, और तू समझ भी जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो इसलिए समझ भी जाएगा। तो क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो ये डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है, इसको बोला जाता है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इज न्यूमरेटर बाय 12। अब न्यूमरेटर अपने को पता नहीं है तो मान के चलते हैं ना बनता है x है, वो मान के चलते। अब डिनोमिनेटर कितना बड़ा है न्यूमरेटर से, अगर ये न्यूमरेटर x है तो इससे कितने से बड़ा है, 12 से बड़ा है, मतलब ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमरेटर को डिक्रीज बाय 2 से किया मतलब 2 से उसको छोटा कर दिया, 2 माइनस कर दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, और डिनोमिनेटर को 7 से अपन ने बढ़ा दिया, प्लस यहाँ पे अगर हमने 7 कर दिया बनता है, तो द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। तो ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। आ गया ना बनता है आंसर, इसको ही सॉल्व करना है बनता है अपने को। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, इसका मतलब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ओरिजिनल वाला कौन सा था ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब बनता है अपने को पता नहीं है न्यूमरेटर क्या है, पता है क्या बनता है अपने को, नहीं पता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया था कि हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है न्यूमरेटर को, तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं बनता है। यहाँ पे लिखते हैं अभी सबसे पहले सोल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बनता है अपना एक्स बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बनेगा कितना बनेगा, एक्स प्लस 12। क्या बनेगा, x प्लस 12। ठीक है, अब बोलते अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब उसने कंडीशन क्या बोली है कि मेरा न्यूमरेटर को अगर मैं 2 से डिक्रीज करता हूँ अपॉन मैं डिनोमिनेटर को 7 से बढ़ाता हूँ, मतलब x प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, इक्विवेलेंट है मतलब बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख अभी इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, x प्लस 12 प्लस 7 हो जाएगा बनता है 19 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कहा था, इस 2 को इधर भेज दो, डिनोमिनेटर को यहाँ पे भेज दो, तो देखो 2 को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा x प्लस 19। अब देख 2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2x और 2 2 जा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 19। अब देख -4 को उधर भेज देंगे और x को इधर भेज देंगे तो
तो यहाँ पे हो जाएगा बनता है 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस 4। तो 2x माइनस एक्स होता है बनता है x और 19 प्लस 4 होता है 23। तो अपना बनता है न्यूमरेटर कितना आ गया है 23। न्यूमरेटर क्या था x था ना, 23 आ गया। और डिनोमिनेटर क्या बनेगा x प्लस 12 मतलब ये 35 आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं, यही आंसर है मेरे को पता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो आ गया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 23 दिया है बनता है यहाँ पे। 12 मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन का याद रहेगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा बनता है x अपॉन एक्स प्लस 12। यहाँ पे लिखेंगे 23 अपॉन 23 प्लस 12। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आ जाएगा 23 अपॉन 35। ठीक है, सो हम देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 23 अपॉन 35। ये हो गया बनता है अपना फाइनल आंसर। देख बनता है इसी तरह से तेरे को भी सॉल्व करना है, जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तेरे को अगर कोई दूसरी मेथड आती है तो उस मेथड से भी तू सॉल्व कर सकता है, समझा। तेरे को ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि मेरी ही मेथड यूज़ करनी है। तेरे को जिस टीचर की मेथड समझ में आती है उस टीचर से तेरे को पढ़ना है, पर पढ़ना तो तेरे को है ही। ठीक है, उसके बाद बनता है अभी हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो आपने कुछ यूटेंसिल देखे होंगे, ठीक है, यूटेंसिल ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉपर की लेयर होती है और ऊपर यहाँ पे स्टील होता है। तो हम मान के चलते हैं कि एक इसमें क्या है, यहाँ पे एक कॉपर है और ये ऊपर वाला क्या है, जिंक है। ऊपर वाला मतलब वो ऊपर वाला नहीं, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर क्या है, ये जिंक की बनी है, और एक ये नीचे वाली लेयर जो है ये डार्क किया मैंने, वो कॉपर की बनी। तो उनका रेशियो दिया है, उनका क्या दिया है, रेशियो दिया है। कॉपर दिया है यहाँ पे 13 और जिंक दिया है यहाँ पे 7। उसका टोटल वेट है 700 ग्राम। तो हमें क्या करना है, जिंक का वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कॉपर का और जिंक का दोनों का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं लेट द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक बी कितना दिया है, 13x एंड 7x। तो कॉपर का वेट दिया है अपने को 13x और जिंक का वेट दिया है अपने को बनता है 7x। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि इस पूरे का पूरा यूटेंसिल जो है, ये पूरा का पूरा यूटेंसिल जो है उसका टोटल वेट कितना है, 700 ग्राम। मतलब इन दोनों को मिला के होगा ना, 13 + 7 को मिला के 700 ग्राम बनाया होगा। तो हम बोल सकते हैं अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या बोला है, टोटल वेट है। ठीक है, मतलब 13x + 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। दोनों का टोटल वेट कितना हो गया, 700 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं 13 + 7 कितना हो जाता है, 20। तो यहाँ पे लिख देते हैं बनता है अपन 20x इक्वल टू 700। तो x इक्वल टू हो जाएगा ना बनता है यहाँ पे 700/20। तो 700/20 करेंगे अपन, मतलब 0 0 कैंसिल हो गया, 70 का आधा हो जाता है 35। इसका मतलब x कितना है, 35 ग्राम। बट अपने को क्या करना है, अपने को जिंक का वेट फाइंड आउट करना है। जिंक का वेट कितना है, 7x। यहाँ पे ग्राम लिखना भूल गया, तो आप ग्राम लिख लो। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू का क्या करेंगे, 7 × 35 इज इक्वल टू, तो 7 × 35, 7 5 होता है 20, 7 5 होता है 35, 35 पे कैरी 7 21 + 3 होता है 24। इसका मतलब 245 ग्राम इसका आ जाएगा वेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल इज
245 ग्राम। देयरफॉर हम लिख सकते हैं द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ मेरा कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है फोर्थ क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है बनता है, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। तो बनता है देख 3 consecutive नंबर मतलब क्या होता है मैं तेरे को अभी बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं लगती इस क्वेश्चन को। देख बेटा 3 consecutive नंबर मतलब क्या होता है, कॉन्जिकेटिव क्या मतलब होता है, कॉन्जिकेटिव मतलब होता है बनता है लगातार। जैसे तू क्या करता है बनता है, तेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तू क्या करता है एक मिस्टेक करता है, सॉरी बोलता है, सॉरी बोलने के बाद फिर से दूसरी मिस्टेक करता है, फिर से सॉरी बोलता है, उसके बाद फिर से एक मिस्टेक करता है, फिर से सॉरी बोलता है। मतलब तू क्या करते जाता है बनता है, कंटिन्यू तेरी एक मिस्टेक रोज करते जाता है, मतलब लगातार एक मिस्टेक करते जाता है। बट मैथमेटिक्स में कॉन्जिकेटिव को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस नंबर्स, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या है, ये कॉन्जिकेटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक से बढ़ते जा रहे, क्या करते जा रहे, बढ़ते जा रहे। देख समझाओ तू, अगर इसको मान के चलते हैं x, तो x में मैं कितना ऐड करूं, 1 ऐड करूंगे तो मेरा सेकंड टर्म बन जाएगा, और उसमें मैं अगर 1 ऐड करूंगा तो तीसरा टर्म बन जाएगा, तीसरे में 1 ऐड करूँ तो चौथा टर्म बन जाएगा। इसका मतलब मैं अगर 1 से ऐड करता चलूँ तो वो क्या बन जाएगा, मेरा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। बट देखो कुछ टीचर क्या बोलेंगे, इसको मान के चलो x, तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये समझा बनता है तेरे को। कुछ टीचर बोलेंगे इसको x मान के चलो तो दूसरा वाला बन जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना बनता है, तीसरा वाला बन जाएगा x प्लस 2, चौथा वाला बन जाएगा x प्लस 3। मतलब जो पहला नंबर है उसमें ही 1 2 3 4 ऐड करते चलो, तो अपन इस वाले से सॉल्व करते, ये वाला तुमको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं बनता है अपन कंसीडर करते हैं कि अपने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो अपने ही हाथ में अपन ही ले सकते। तो हम लिख सकते हैं बनता है यहाँ पे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी x माइनस 1, x और x प्लस 1। ये क्या है बनता है अपने, ये बनता है अपने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। अभी उन्होंने क्या बोला है कि इनका सम जो ना बनता है वो मोर देन 45 है, मतलब 45 से बड़ा है, बट लेस देन 54। देखो अभी इन्होंने अपने को उलझन में डाल दिया है। ठीक है, 45 और 54 इन दोनों के बीच में इनका सम आने वाला है। बट बनता है हमेशा दिमाग लगाने का, अगर होगा तो लगाने का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर दिमाग होगा तेरे पास तो लगाने का। देख बनता है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और उन्होंने क्या बोला है तीनों का सम। देखो ये -1 और +1 ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 3x। तो इसमें देखने का बनता है मोर देन 45 मतलब 46 से चालू होगा, और लेस देन 54 मतलब 55 पे खत्म हो जाएगा। तो बनता है 46 अगर 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो 46 ले लो, या फिर कोई दूसरा नंबर ले लो। 46 डिवाइड नहीं होता है, 47 भी डिवाइड नहीं होता है, 48 डिवाइड होता है 3 से। तो हम मान के चलते हैं कि ये नंबर क्या है अपना 48 है। 3 नंबर का, इन तीनों का सम कितना है 48 है। तो 48 से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दिया है, इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना है 48 है। तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, ये 48 है बनता है। ब्रैकेट को निकाल देते, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। देख 1 - 1 बनता है हो जाएगा 0, x प्लस x ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 48। अब देख बनता है मेरे को क्या करना है, नंबर को एक साइड लेना है, तो यहाँ पे x को रखता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 48, 3 को भगा देंगे, 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा।
अब 3 से अगर डिवाइड करते हो आप 48 को तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चों जैसा करो, 48 को 3 से डिवाइड करो, जिनको नहीं आता है वो, ठीक है। अभी देखो मेरे को पता है 16 3 होता है 48, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, बनता है अपना 16। अब आप बोलेंगे सर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आंसर में दिया है, तो बनता है मैंने ये एक ही नंबर निकाला है, इसके पहले वाला हो जाएगा एक नंबर से माइनस करो तो 15, और उसके आगे वाला एक नंबर से प्लस करोगे तो 17। तो यहाँ पे हम बनता है लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना है 16, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15, और तीसरा है x प्लस 1 इज इक्वल टू कर सकते हैं 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 15, 16 एंड 17। अभी बनता है किसी का आंसर अलग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 48 की जगह अगर आप 51 लेते हो तो भी आंसर आ जाएगा, 51 लेते हो तो 54 लेते हो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 54 लेता हो तो ये नंबर थोड़े से बढ़ जाएंगे, 51 लेते हो तो 16, 17, 18 आएगा, 54 तो नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। तो दो ही आंसर आ सकते हैं, एक तो 15, 16 या 17 होगा, या फिर 16, 17 और 18 हो सकता है, ठीक है। बनता है ये 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। अभी बाकी बचे वाले 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद बनता है अभी सॉल्व करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा तेरे को, ठीक है। देख बनता है, अगर ये तेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा समझ ले तू मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करता है। 5th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो देख बनता है, अभी मैं पढ़ता हूँ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या बोला बनता है, इन अ 2 डिजिट नंबर, ऐसे कोई तो भी 2 डिजिट का नंबर है जिसमें क्या होता है, एक 1s होता है और दूसरा कितना होता है 10s होता है। डिजिट एट 10th प्लेस, ये 10th प्लेस में एक डिजिट है, इज ट्वाइस द डिजिट, उसका 2 टाइम्स है, ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस में मेरे को पता नहीं कौन सा नंबर, तो मान के चलते हैं बनता है यहाँ पे x है, और इसका डबल कहाँ पे 10th प्लेस में है, मतलब 2x। अब ये 10th प्लेस में है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, मतलब 20x, और यहाँ पे कितना है x। तो ये पूरा नंबर मिला के कितना हो जाएगा 21x, ठीक है। इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग मतलब इसको यहाँ पे लेके आओ और इसको यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे आ जाएगा ये 20x, नहीं उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 2x, यहाँ पे आ जाएगा ये 2x, और ये आ जाएगा यहाँ पे x। इंटरचेंज, ये 10s वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है। नंबर कौन सा था डिजिट, ये वाला था 10th प्लेस पे। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 2x, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10x, और ये 2x, टोटल हो जाएगा 12x, ठीक है। ऐड हो जाता है ना, इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अभी अगर इन दोनों को ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर में तो इन दोनों का सम आता है बेटा 66, ठीक है। 66, फाइंड द नंबर। तो बनता है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस वे से मैंने तेरे को समझाया उस वे से तेरे को समझ के एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख बनता है, अभी इसको पद्धतशीर अपनी मेथड में लिखते हैं, ठीक है, बड़े ही आराम से, बड़े ही तमीज से लिखते हैं अपन, ठीक है। बनता है तेरे को ये सिखाते सिखाते मैं कैसे लिखना है आंसर वो भी सिखा दूंगा। अब देख बनता है, अपन ने क्या किया, 1s प्लेस में जो डिजिट है उसको अपन ने x कंसिडर किया था, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x। वो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो कौन सा है, x है, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द डिजिट एट 10 प्लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे, 2x इंटू 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा है 20x। देयरफॉर हम लिख सकते हैं द ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 20x प्लस x इज इक्वल टू 21x। ये क्या है बेटा, ये बनता है अपना 21x ओरिजिनल नंबर है, समझा तेरे को। अभी हम बात करेंगे इंटरचेंज होने के बाद वाला जो नंबर है उसके बारे में, ठीक है। न्यू नंबर
form after interchanging the digits इक्वल टू क्या हो जाएगा बनता है ये 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x। ये समझ में आया बनता है तेरे को, ये 12x है बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर मैं इस न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करूं, मतलब 21x प्लस 12x इज इक्वल टू कितना है, उन दोनों का सम कितना होगा 66। अब 21 प्लस 12 होता है 33 और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा बनता है 66। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बनता है 66 अपॉन 33। 33 का डबल होता है 66, इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा बनता है अपना 2। तो यहाँ तक अगर तेरे को समझाऊंगा तो मैं आगे वाली स्टेप तेरे को समझा पाऊंगा बनता है। अब ये क्या है, x मेरा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बनता है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या है बनता है अपना 21x, मतलब 21 इंटू एक्स का वैल्यू आया 2, तो अपना 42 हो जाएगा बनता है ओरिजिनल नंबर। और इंटरचेंज करने के बाद 2 इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद नंबर आएगा बनता है 24। तो ये अपने को ओरिजिनल नंबर ही फाइंड आउट करना था यहाँ पे, ठीक है बनता है। जो नंबर था ओरिजिनल वो है यहाँ पे 42। अगर तू ऐसा लिखेगा बनता है तो तेरे को ये क्वेश्चन आ सकता, ठीक है बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम बस 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जो भी होगा आपका कमेंट उसको मैं पढ़ूंगा और मैं सॉल्व भी करूँगा, ठीक है। जो भी कमेंट होंगे आपके उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, थैंक यू एंड जय हिंद।